बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, मैथमेटिक्स टीचर। आज के हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सॉल्व द पेयर ऑफ द इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, हमने उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है कि वो एक ग्राफ के अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो लाइन वो ग्राफ किस तरह से है, हमने उसे स्केच करना है। तो पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक एक लाइन को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। आज हम दो इक्वेशन यानी कि दो लाइन एक ही ग्राफ पर स्केच करनी है। आइए देखते हैं। इसके अंदर हमें दी गई हैं दो इक्वेशन, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन के हमने दो अलग अलग टेबल बनाने हैं और एक ही ग्राफ के अंदर स्केच कर देना है। तो यहाँ पर टेबल बनाने का आपका वही पुराना तरीका जो आप यूज़ करते आ रहे हैं कि x की वैल्यू को इंडिपेंडेंट रखें, y की वैल्यू को गेन करें और इसी तरह x की वैल्यू इंडिपेंडेंट रख के y की वैल्यू आप हासिल करें और एक पेयर बनाएं, एक पॉइंट हासिल करें और इस तरह से एटलीस्ट आपके पास दो पॉइंट होना ज़रूरी है। मैं आपको ग्राफ के अंदर 2, 3, 4 पॉइंट बना के आपको ग्राफ के अंदर दिखाता हूँ। इसी तरह हम यहाँ पर एक टेबल के अंदर 3 पॉइंट ज़ाहिर करेंगे और 3 पॉइंट लेकर आप जो है ना ग्राफ स्केच कर देंगे। इस इक्वेशन को y इक्वल करें और x और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं दूसरी तरफ ले जाएं। उसकी एक ख़ास वजह ये मैंने आपको बताया कि आपने x को इंडिपेंडेंट रखना है, y को आपने डिपेंडेंट रखना है। आपकी मर्ज़ी, आप y को इंडिपेंडेंट रखें, x को डिपेंडेंट रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर y पॉजिटिव है, x वाली इस साइड पे ले आए, आपके पास एक इक्वेशन बन गई है और इस इक्वेशन को x को इंडिपेंडेंट वैल्यू आप देते जाएँ और y की हासिल करते जाएँ। x की वैल्यू 1 रखें, माइनस का 1 और प्लस का 1 0, y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह x की 2 वैल्यू रखें और माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 y की वैल्यू गेन करेंगे आप। और x की अगर 0 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और हमें यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे 1 0 2 माइनस 1 0 और 1। इसी तरह सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन के अंदर भी आप यही स्टेप्स करें, x को इंडिपेंडेंट रखें और y की वैल्यू आप गेन करें। x को इंडिपेंडेंट रखने के बाद आप x की 1 वैल्यू रखें तो y की 2 आ जाएगी, 1 प्लस 1 2 बनेगी। x को आप 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3 बनेगी। x को आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, एक बात का ख्याल आपने ये करना है कि आपकी दो इक्वेशन के अंदर आपने x वाले जो पॉइंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू हैं, वो आप सिमिलर रखें तो आपका ग्राफ के अंदर जो सॉल्यूशन है वो आपको सही तरीके से मिल जाएगा। मतलब कहने का कि अगर आपने x की वैल्यू जो आप इंडिपेंडेंट रख रहे हैं वो अगर आपने चेंज कर दी, इस इक्वेशन में कुछ और है, इस इक्वेशन में कुछ और है, तो आपका ग्राफ जब आपका सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वहाँ आपको डिफ़िकल्टी पेश आएगी। तो आपने उस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए आपने क्या करना है कि x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में, दोनों ग्राफ के अंदर, दोनों टेबल्स के अंदर सेम रखनी है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से x और y की वैल्यू यहाँ पर आपको जो मिली है, यहाँ से आप पॉइंट्स हासिल करने के बाद ये जो पॉइंट आपको मिल गए हैं, इन पॉइंट से आपने ग्राफ स्केच करना है। यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ दिया गया है, ये x एक्सेस और y एक्सेस, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाएं और उसके बाद ये जो आपके दो टेबल हैं इनको यहाँ पर पुट कर दें। कैसे? आप पहला पॉइंट, पहली लाइन पुट करें, ये वाली लाइन जिसे मैंने L1 का नाम दिया है। ये पहला पॉइंट आपका क्या, कौन सा है? 1 0।
1, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में 1 और वर्टिकल लाइन में 0, यही पॉइंट आपके पास आएगा बी पॉइंट। और इसी तरह 2 -1 और 2 x एक्सेस में 2 और y एक्सेस में -1, ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। और इसी तरह तीसरा पॉइंट है 0 और 1 का, आपने 0 और 1 तीसरा पॉइंट हासिल कर लिया। और अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर आपने एक L1 यानी कि लाइन बनाई है। और वो लाइन कौन सी इक्वेशन की है? इस इक्वेशन की है, आपने L1 हासिल कर ली है। इसी तरह इस ग्राफ से, इस टेबल से आप दूसरी लाइन बनाएंगे। इसका पहला पॉइंट क्या है? 1 0 1 और 2, सॉरी 1 2 आपने ये वाला पॉइंट हासिल किया, Q पॉइंट। फिर इसके बाद 2 3 दूसरा पॉइंट हासिल किया आपने, इसका नाम मैंने P रखा। और इसी तरह तीसरा पॉइंट जो कि 0 और 1, इस इक्वेशन में भी वही है और इस इक्वेशन में भी वही है, वही कॉमन पॉइंट है। मैंने इधर इसका नाम R रखा है और इस लाइन पर इसका नाम C रखा था, हालांकि वो सिमिलर पॉइंट है। और सिमिलर पॉइंट जैसे ही आपने लाइन ड्रा की तो इन दोनों लाइंस यानी कि L1 और L2 ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है वो हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो मैंने यहां पर लिखा द कॉमन पॉइंट 0 1 ऑन द बोथ लाइंस L1 एंड L2 is required solution of the system। इस सिस्टम की दोनों इक्वेशन की जो हमारे पास पॉइंट कॉमन निकला है वो इस दोनों इक्वेशन ऑफ सिस्टम यानी कि इस सिस्टम की वो सॉल्यूशन सेट होगा हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो कि सिमिलर है, उसी तरह है जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था कि y = 4x। और ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है। वहाँ आप पहले 2 इक्वेशन कर चुके हैं, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है वो पूरे चैप्टर का रिव्यू लिया जाता है। तो इस सूरत में ये वाले सवाल आप पहले कर चुके हैं। उसी तरह आप एक टेबल बनाएंगे और ये आप ग्राफ बनाएंगे। तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम की तरफ। आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो आपको स्कूल में दिए गए थे उनमें आपने थ्योरम को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक मरतबा मैं फिर कोशिश करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ आए। क्या लिखा हुआ है? थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये हमारे पास क्या है? थ्योरम है। यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर जो यहाँ पर गिवन है, इस स्टेटमेंट में एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब है एक राइट बाइसेक्टर भी होना चाहिए, इसका मतलब है एक पॉइंट भी होना चाहिए, और ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट भी होने चाहिए। लाइन से यानी कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी 3 चीज़ों की? इस स्टेटमेंट के मुताबिक थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो कौन सी है? एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए जो कि AB है, एक राइट बाइसेक्टर होना चाहिए जो कि LM है, और एक LM पर एक पॉइंट P होना चाहिए। वो 3 चीज़ें होनी चाहिए इस स्टेटमेंट के मुताबिक। फिर उसके बाद वह कहता है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। वो पॉइंट P पॉइंट A और B यानी कि एंड पॉइंट, A B के एंड पॉइंट जो है A और B है, इससे वो फासला इक्विडिस्टेंट, ये हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन क्या है? ए लाइन LM इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB एट पॉइंट C। एक LM लाइन है जो AB लाइन सेगमेंट को एक C पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। सच दैट वो किस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि LM जो है उस पर परपेंडिकुलर है। LM क्या है? परपेंडिकुलर है। और C पर इंटरसेक्ट इस तरह करे कि A से लेकर C तक और B से लेकर C तक का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। मतलब कहने का C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB पर C जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर सर ये तो हमें नहीं कहा गया था स्टेटमेंट में कि AB पर परपेंडिकुलर है या AB का मिड पॉइंट है, यानी कि C जो है वो मिड पॉइंट है। ये उसने स्टेटमेंट में तो नहीं कहा। उसने एक ही लफ्ज़ कहकर हमें 2 बातें बता दी।
क्या उसने कहा राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है और वो मिड पॉइंट से भी गुजरता है। उसने एक लफ्ज़ राइट बाइसेक्टर कह के हमें दो बातें बता दी कि एल एम ए बी पर परपेंडिकुलर भी है और ए से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक का फासला इक्वल है, यानी कि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब आते हैं टू प्रूफ की तरफ, और टू प्रूफ क्या है कि पी पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। पी का ए से फासला और पी का बी से फासला बराबर है। ये हमने बात प्रूव करनी है। अब फॉर प्रूविंग ए थ्योरम विच ऐड सम थिंग, हम कोई भी चीज़ समथिंग इस डायग्राम के अंदर कोई भी चीज़ ऐड करें, एडिशन करें, वो क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो इसी तरह हम फॉर प्रूविंग ए थ्योरम हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं या इस डायग्राम के अंदर कोई इजाफा करते हैं, एडिशन करते हैं, वो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। बाज़ थ्योरम में होती है और बाज़ थ्योरम में नहीं होती, क्योंकि बाज़ थ्योरम वैसे ही प्रूव हो जाते हैं और बाज़ थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन करके हम उसे प्रूव करते हैं। P को पॉइंट A और B से ज्वाइन कर दें। ये मैंने डॉटेड लाइन के अंदर यहाँ पर एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये कंस्ट्रक्शन को शो कर रही हैं कि P को आप A और B से ज्वाइन कर दें, और इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। और आते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स और रीजंस प्रूफ के दो हिस्से होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरम, सबसे अहम तरीन हिस्सा थ्योरम का जो होता है वो प्रूफ होता है। वो इस सूरत में स्टेटमेंट और रीज़न। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, हमने उनकी कोरस्पॉन्डिंग लेनी है, और कोरस्पॉन्डिंग मतलब मुशाबहत, एक एक की कोरस्पॉन्डिंग लें। यहाँ पर हम तीन तीन की कोरस्पॉन्डिंग के बाद हम बात को फाइनलाइज करेंगे। तीन तीन कोरस्पॉन्डिंग यानी कि जिनकी कोरस्पॉन्डिंग ली जाए तो उनमें तीन बातें हमें प्रूव करनी होंगी, और तीन बातें वो कौन सी शक्ल में? पास्टुलेट्स की शक्ल में आ सकती हैं। एस ए एस पास्टुलेट भी हो सकता है, एस 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 पास्टुलेट भी हो सकता है, ए एस पास्टुलेट भी हो सकता है, और इसी तरह एस ए एस पास्टुलेट भी, एस ए एस पास्टुलेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन पास्टुलेट को प्रूव करने से पहले आपको तो कुछ पता नहीं है। आप डायग्राम को देखें कि ये जो दो ट्रायंगल बनी है इसमें तीन बातें हैं। मैं ज़रा देखता हूँ और आप भी मेरे साथ देखिएगा। वो क्या कि ए सी बी सी के इक्वल है, ये गिवन में है। हाँ जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, पी सी के इक्वल हो गया क्योंकि ये कॉमन दीवार है। इधर भी उस ट्रायंगल में भी वही है और इस ट्रायंगल में भी वही है। जो कॉमन होता है वो दोनों इक्वल होती हैं। और तीसरी बात, इस ट्रायंगल में भी एक 90 का एंगल है और इस ट्रायंगल में भी 90 का एंगल है, क्योंकि एल एम जो था वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। यानी कि वो तीन बातें हमें मिल गई। कौन कौन सी मिली हैं? एक ए सी बी सी के बराबर है, वो गिवन में है, और सी पर बनने वाला एंगल इस ट्रायंगल में, और सी पर बनने वाला एंगल इस ट्रायंगल में जो कि 90 का एंगल है, ईच इज 90 डिग्री, वो भी हमें गिवन में हमें मालूम है। यानी कि हमें पता था गिवन में दिया हुआ है, तो उस सूरत में हमने उसको दूसरा एंगल यानी कि इक्वल है, और तीसरी बात पी सी के इक्वल है जो कि कॉमन दीवार है। तीन बातें जब प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गई। जब दो ट्रायंगल इक्वल हो गई तो फिर हम उनकी हर एक बात इक्वल करते हैं। हर एक बात से मुराद उसमें तीन उसमें साइड्स हैं और तीन उसमें एंगल हैं, तो फिर उसका हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। हर साइड दूसरी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एस एस पास्टुलेट से ये प्रूव हो गई, और प्रूव होने के बाद इस ट्रायंगल में पी से लेकर ए तक का फासला और पी से लेकर बी तक का फासला दोनों में इक्वल हो गया। तो हमने इधर जो है ना रीज़न दी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमारा प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर ये समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।